हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। स्टडी विद सीमा के नेम से ही दोनों ग्रुप हैं, तो आप लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी में भी प्रश्न है, इसके बाद हिंदी में प्रश्न देखिएगा। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लक including natural ability should be irrelevant to distributive justice. This statement refers to the concept of. तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस कंसेप्ट की ओर रेफर कर रहा है, जल्दी से बताइए लाइव चैट में। मेरिटोक्रेसी की तरफ, प्लूटोक्रेसी की तरफ, लक इगैलिटेरियनिज्म की तरफ, या फिर एरिस्टोक्रेसी की तरफ। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से आप लोग लिखिए। हिंदी में प्रश्न को देख लेते हैं। वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? योग्यता तंत्र को, धनिक तंत्र को, भाग्य समतावाद को, या फिर कुलीन तंत्र को? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? भाग्य समतावाद। ये जो कथन है ये भाग्य समतावाद की ओर इशारा कर रही है। भाग्य समतावाद होती क्या है? भाग्य समतावाद यानी लक इगैलिटेरियनिज्म वितरणात्मक न्याय का एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जो यह कहता है कि जो लोग अवांछनीय बुरे भाग्य के कारण पिछड़ गए हैं उन्हें क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लक इगैलिटेरियनिज्म है, भाग्य समतावाद है, ये बुरे भाग्य और सचेत रूप से विकल्पों के चयन से मिले परिणाम में अंतर करता है। बुरे भाग्य का यहाँ पर क्या मतलब है कि ऐसा परिणाम जो व्यक्ति नहीं चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, बहुत ही गरीब परिवार में, जिसके कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो ये उसका बुरा भाग्य है। और इस बुरे भाग्य के लिए भाग्य समतावाद ये कहता है कि उसे क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति सचेत रूप से किसी विकल्प का चयन करता है और उसे उसका परिणाम गलत मिलता है, तो उसके लिए भाग्य समतावाद क्षतिपूर्ति करने का समर्थन नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है और उसे कैंसर हो जाता है, तो वहाँ पर सरकार उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू भाग्य समतावाद। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि भाग्य समतावाद के समर्थक कौन कौन है। तो सबसे पहले हैं रोनाल्ड डॉर्किन, एंडरसन, गैरल्ड कोहेन, जॉन रोयमर और एरिक रोकोवस्की। ठीक है, तो ये सभी भाग्य समतावाद के समर्थक हैं। रोनाल्ड डॉर्किन, एंडरसन, जेरल्ड कोहेन, जॉन रोयमर और एरिक रोकोवस्की। ठीक है, भाग्य समतावाद यानी लक इगैलिटेरियनिज्म टर्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एलिजाबेथ एंडरसन ने। किसने किया था? एलिजाबेथ एंडरसन ने 1999 में। ठीक है, 1999 में लक इगैलिटेरियनिज्म यानी भाग्य समतावाद अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग एलिजाबेथ एंडरसन ने 1999 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच
among the following not a salient feature of individualist anarchism? प्राइवेट प्रॉपर्टी, अल्ट्रा लिबरलिज्म, सिविल डिसोबीडियंस या फिर ऑर्गेनिसिज्म। तो इनमें से क्या है जो इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म का एक सेलियंट फीचर नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। और हिंदी में आपके सामने प्रश्न ये रहा, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है? निजी संपत्ति, अति उदारवाद, सविनय अवज्ञा या फिर जैववादिता। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जैववादिता। बाकी के सभी व्यक्तिवादी अराजकतावाद की विशेषताएं हैं, जैसे कि निजी संपत्ति, सविनय अवज्ञा और अति उदारवाद। ये व्यक्तिवादी अराजकतावाद की विशेषताएं हैं, जैववादिता नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑर्गेनिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। द थ्योरी that the earth is best understood as a living entity that acts to maintain its own existence is known as tragedy of commons, sustainability, social ecology या फिर गया हाइपोथेसिस। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किस टर्म की ओर इंगित करता है? जल्दी से बताइए। अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य करने वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जन सामान्य की त्रासदी, संपोषणीयता, सामाजिक पारिस्थितिकी या फिर गया परिकल्पना। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? गया परिकल्पना, गया हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि गया हाइपोथेसिस है क्या। सबसे पहले गया हाइपोथेसिस टर्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जेम्स लवलॉक ने। लवलॉक कब किया था? 1972 में किया था, अपने एक पत्र में जिसका नाम था गया एज सीन थ्रू द एटमॉस्फेयर। इसमें उन्होंने, लवलॉक ने सबसे पहले गया हाइपोथेसिस टर्म का प्रयोग किया था। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका नाम गया हाइपोथेसिस ने क्यों पड़ा। तो गया जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक देवी गया के लिए प्रयोग किया गया है। ग्रीक देवी हैं, उनका नाम गया है और वो किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? अर्थ का, यानी पृथ्वी का। तो उसी के आधार पर इसका नाम भी गया हाइपोथेसिस रखा गया है। ग्रीक देवी गया के नाम पर ही इस परिकल्पना का नाम रखा गया है। और गया क्या है? पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक, यानी कि पृथ्वी की एक देवी है। अब गया हाइपोथेसिस मानती क्या है? गया हाइपोथेसिस ये कहती है कि मनुष्य और भौतिक पर्यावरण एक दूसरे को लगातार नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण ही इस धरती पर जीवन है अभी तक। भौतिक पर्यावरण एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जेम्स लवलॉक बताते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे जो जीवित प्रणाली है इसे कम करने के लिए प्रतिक्रिया करती रहती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
स्पेन या फिर फ्रांस। तो किस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, स्पेन का या फिर फ्रांस का? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? न्यूजीलैंड। और कौन कौन से देश हैं जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। तो न्यूजीलैंड के पास नहीं है, सभी को पता होगा। ब्रिटेन के पास नहीं है, सऊदी अरब के पास नहीं है, इजराइल के पास नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आ सकता है कुछ दूसरे ऑप्शंस के साथ। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड, इन सभी के पास लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज आइडियल फॉर मैकियावेली? इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म मैकियावेली के लिए आइडियल है? रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी या फिर हेरिडेटरी मोनार्की? निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या फिर वंशानुगत राजतंत्र? तो कौन सा है? गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक। मैकियावेली ने अपनी 2 पुस्तकों में अलग अलग शासन प्रणाली को आदर्श माना है। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में उन्होंने रिपब्लिक को आदर्श माना है, वहीं द प्रिंस में उन्होंने किसको माना है? मोनार्की, पूर्ण राजतंत्र को आदर्श रूप माना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक किसने माना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अभी आंसर करिए। इसके अलावा मैकियावेली क्योंकि निरंकुश सत्ता का समर्थन करते हैं, इसलिए उन्हें शैतान का शिष्य भी कहा जाता है और तानाशाहों का गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि शैतान का शिष्य और तानाशाहों का गुरु किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। ठीक है, जॉन्स ने इन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतक का पिता कहा है। आधुनिक राजनीतिक चिंतक का पिता कहा है किसने? जॉन्स ने। और अभी जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि इन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक किसने कहा, तो प्रथम आधुनिक चिंतक इन्हें कौन कहते हैं? मैक्सी। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, प्रथम आधुनिक चिंतक किसने कहा? मैक्सी ने। और बुराई का शिक्षक इन्हें किसने कहा है? लियो स्ट्रॉस ने इन्हें बुराई का शिक्षक कहा है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट बिलीव इन वुमेन इक्वालिटी? प्लेटो एंड मिल, एरिस्टोटल एंड हीगल, मिल एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, प्लेटो एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट? तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर लिखिए आप लोग। हिंदी में प्रश्न है आपके सामने। निम्न विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? प्लेटो और मिल, अरस्तु और हीगल, मिल और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट या फिर प्लेटो और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट? तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग लिखिए। इसको आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मिल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्त्री मताधिकार का समर्थन करते हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन,
तो मिल को आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि मिल समानता में विश्वास रखते हैं, महिला समानता में, और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भी रखती हैं। इस ऑप्शन में भी है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो बचा क्या? अरस्तु और हीगल। अरस्तु महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। कौन कौन रखते हैं? प्लेटो, मिल और वॉलस्टोनक्राफ्ट। हीगल भी नहीं रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 2, एरिस्टोटल एंड हीगल विमेन इक्वेलिटी में बिलीफ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट relates to which of the following types of weapons? केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर या फिर स्पेस बेस्ड। तो जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट है वो किस तरह के वेपन से जुड़ा हुआ है? आंसर करिए जल्दी जल्दी। हिंदी में देखिए प्रश्न को। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबद्ध है? रासायनिक, जैविक, नाभिकीय या फिर अंतरिक्ष आधारित। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करिएगा क्लास के बाद, और वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो किस तरह के अस्त्रों से संबंध है न्यूनतम निवारक की संकल्पना? नाभिकीय। ठीक है। भारत की जो परमाणु नीति है वो विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना पर आधारित है। यह क्या कहता है? इसके अनुसार भारत परमाणु अस्त्रों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा और गैर परमाणु हथियार वाले जो राष्ट्र है उन पर नाभिकीय हथियारों यानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? परमाणु हथियारों से, यानी नाभिकीय हथियारों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट J.S. Mill did not elaborate upon। ऑप्शन 1 है आइडियल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन 2 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ऑप्शन 3 है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और ऑप्शन 4 है पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से लिखिए आप लोग। हिंदी में प्रश्न को देखिए। द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में J.S. मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वशासन की संस्थाएं या फिर राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो किसका विस्तार से वर्णन इस पुस्तक में उन्होंने नहीं किया है? और ये पुस्तक कब पब्लिश होती है? द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात वो इस पुस्तक में नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो यानी कि वो किस किस चीज़ की बात करते हैं इस पुस्तक में? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और स्वशासन की संस्थाएं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो J.S. मिल की इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लीजिए। ऑन लिबर्टी है आपकी 1859 में पब्लिश होती है, तो आपको ये सब याद रखने हैं। ऑन लिबर्टी कब पब्लिश होती है? 1859। आप लोग अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन कब पब्लिश होती है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये पब्लिश होती है 1848 में, और इस पुस्तक में वो पहले तो यानी कि जो उनका प्रथम संस्करण था उसमें उन्होंने समाजवाद की आलोचना की थी, परंतु अंतिम संस्करण जो कि 1866 में आता है इसमें वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की वकालत करते हैं। तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन कब पब्लिश होती है? 1869 में। ठीक है, 1869 में। ऑन लिबर्टी 1859,
प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? एक्विजिशन ऑफ दैट विच इज नॉट अंडर इट्स कंट्रोल एंड पोजिशन। ऑप्शन 2 है प्रिजर्वेशन व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड। ऑप्शन 3 है एसेंचुएशन ऑफ व्हाट हैज बीन प्रिजर्व्ड। ऑप्शन 4 है एम्पायर बिल्डिंग ओनली। तो इनमें से कौन सा स्टेट का फंक्शन कौटिल्य नहीं बताते हैं? आंसर करिए जल्दी से। तो हिंदी में प्रश्न को देखिए, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? उसका अधिकरण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण, जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन, और केवल साम्राज्य निर्माण। तो इनमें से क्या कार्य कौटिल्य ने राज्य का नहीं बताया है? जल्दी से इसका आंसर करिए। तो केवल साम्राज्य निर्माण ऐसा कौटिल्य नहीं कहते हैं। उनके अनुसार राज्य का क्या क्या कार्य है? उसका अधिकरण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसे संरक्षण करना। इसे और वो क्या कहते हैं? योगक्षेम। मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया भी है कि योगक्षेम का क्या अर्थ है। तो उस चीज़ को अधिग्रहित करना जो उसके स्वामित्व में नहीं है, और उसका संरक्षण करना जो अधिग्रहित किया गया है, ठीक है, और उसका प्रबलन करना जो कुछ संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली जॉइंड ईवी रामास्वामी पेरियार? तो ईवी रामास्वामी पेरियार ने सबसे पहले किस पार्टी को ज्वाइन किया था? भारतीय जनता पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जस्टिस पार्टी को, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को? हिंदी में प्रश्न को देखिए। ईवी रामास्वामी पेरियार ने सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जस्टिस पार्टी में, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में? तो किस पार्टी में सबसे पहले पेरियार शामिल हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कब शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? 1919 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, और 1925 में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो सरकार है वो ब्राह्मण और उच्च जाति के हित साधन के लिए ही कार्य करती है, ठीक है। इन्हें एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। अब आप लोग जल्दी से नीचे बताएंगे कि जस्टिस पार्टी की इन्होंने स्थापना कब की थी? एशिया का सुकरात किसे कहा जाता है? ईवी रामास्वामी पेरियार को। ये आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 1924 में हुए वाइकोम आंदोलन, वाइकोम सत्याग्रह में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि केरल में हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल में। इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1938 में ये जस्टिस पार्टी की स्थापना करते हैं। और 1944 में इसी का नाम द्रविड़ कड़गम रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? द्रविड़ कड़गम, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे। और 1925 में नायकर ने अपना एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम क्या है? कुदी अरासू। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम है कुदी अरासू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, अगन सुत्ता इज रिलेटेड विद हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, या फिर वेदांता फिलॉसफी? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? अगन सूत्र संबंधित है हिंदू दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, या फिर वेदांत दर्शन से? तो राइट आंसर क्या है? जल्दी से लिखिए। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? बौद्ध दर्शन। अगन सूत्र किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से। अगन सूत्र दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है, ठीक है।
इसमें बुद्ध दो ब्राह्मणों भारद्वाज और वशिष्ठ द्वारा संकलित प्रवचनों का वर्णन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। एरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट। हु सेड दिस? G.H. सेबाइन, W. एबेनस्टीन, J.A. डनिंग या फिर C.L. बेपर। तो किसने ये स्टेटमेंट कहा है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लिखिए आप लोग। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। यह किसका कथन है? G.H. सेबाइन का, W. एबेनस्टाइन का, J.A. डनिंग का या फिर C.L. बेपर का। तो किसने ये स्टेटमेंट कहा है? तो ये स्टेटमेंट कहा है आपके G.H. सेबाइन ने कि अरस्तु का आदर्श राज्य जो भी होगा वो प्लेटो का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 कब पास किया गया है? 13 जुलाई 2019 को, 25 जुलाई 2019 को, 6 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 को। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया? 13 जुलाई 2019 को, 25 जुलाई 2019 को, 6 अगस्त 2019 को या फिर 9 अगस्त 2019 को। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, जल्दी से लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग लिखिए। तो कब पारित किया गया था? 6 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया था और लागू कब से किया गया है? 20 जुलाई 2020 से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, लागू कब से किया गया है? 20 जुलाई 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Which of the following statement about the Consumer Protection Act 2019 is not true? Not true पूछा है आपसे। It has widened the definition of consumer. It provides for e-filing of complaints. It established Central Consumer Protection Authority. और it ignores mediation as an alternate disputes resolution mechanism. तो कौन सा इसमें से गलत है, जल्दी से लिखिए। आप लोग पॉज करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हिंदी में प्रश्न देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है, यह शिकायत के ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है, यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार की स्थापना करता है, या विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे ये पूछा है, तो जल्दी से इसके लिए आंसर करिए। तो यहाँ पर गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 4 कि यह विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखा करता है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है। तो इसमें उपभोक्ता की परिभाषा की विस्तृत किया गया है, यह शिकायत के ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है, यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार की स्थापना करता है। ये तीनों ही कथन सही हैं। और चौथा कथन जो दिया हुआ है, यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये व्यवस्था करता है। और 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। Which of the following factors did not contribute to the evolution of the scientific management theory? Lack of effective standards of work, lack of clear understanding of worker management responsibilities, rule of thumb based decision by the management, और प्रॉपर जॉब डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू द वर्कर। तो इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट की एवोल्यूशन में
कंट्रीब्यूट नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से राइट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में। हिंदी में प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया? कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना, या फिर समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। तो इनमें से क्या वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के विकास में योगदान नहीं करता है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो कार्य के प्रभावी मानकों में कमी करता है, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव ये भी करता है, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना ये भी करता है, लेकिन समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व्स use of authority by virtue of their inherited status by person. Option 2 है the exercise of power subject to rules and regulations. Option 3 है the use of power based on the basis of magical qualities by a person. और ऑप्शन 4 है the use of power as per inherited status as well as extraordinary contribution to the history of advanced business organization. तो इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ है ट्रेडिशनल अथॉरिटी से? हिंदी में देखिए प्रश्न को। पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, नियमों विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग, किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारिक गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग, या फिर विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा विकसित व्यापार संगठन के इतिहास में असाधारण योगदान के अनुसार शक्ति का प्रयोग। तो इनमें से कौन सा पारंपरिक प्राधिकार से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, ये पारंपरिक सत्ता है। नियमों और विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग कौन सी है? लीगल रैशनल अथॉरिटी। किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारिक गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग, कैरिज्मेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड comes into existence when there are persons who are willing to contribute action, there are persons with different goals and purpose, there are persons willing to communicate through informal channels only, executive is unwilling to handle the economy of incentives within an organization। तो इनमें से क्या है राइट आंसर? जल्दी से लिखिए आप लोग। हिंदी में हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों, ऐसे व्यक्ति हों जिनके लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हों, ऐसे व्यक्ति हों जो केवल अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेषण के इच्छुक हों, कार्यकारी संगठन के भीतर प्रोत्साहनों की अर्थव्यवस्था संभालने का अनिच्छुक हो। तो क्या है राइट आंसर? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार औपचारिक संगठन अस्तित्व में कब आता है? जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चेस्टर बर्नार्ड संगठन को सहकारी सामाजिक व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। किस चीज की संज्ञा देते हैं? सहकारी सामाजिक व्यवस्था।
उन्होंने प्रत्येक संगठन में 2 प्रकार की सीमाएं बताई हैं, पहला शारीरिक और दूसरा प्राकृतिक। ठीक है। उन्होंने संगठन के 3 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं संगठन के? 3 तत्व। कौन कौन से? संचार, सहयोग और सामूहिक लक्ष्य। संचार, सहयोग और सामूहिक लक्ष्य, तो ये 3 तत्व उन्होंने संगठन के बताए हैं। और प्रभावी संचार के 7 सिद्धांत बताए हैं। प्रभावी संचार के कितने सिद्धांत बताए हैं? 7 सिद्धांत। प्रभावी संचार के 7 सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड ने बताए हैं। उनकी कुछ मुख्य पुस्तकें कौन सी हैं? द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कि 1938 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट बुक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि 1948 में पब्लिश होती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द सिंडिकेट ग्रुप ऑफ कांग्रेस पार्टी? एम.एन. निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज या फिर वाई.बी. चौहान। तो इनमें से कौन सिंडिकेट ग्रुप का मेंबर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? एम.एन. निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज या फिर वाई.बी. चौहान। सो राइट आंसर क्या है इसके लिए? वाई.बी. चौहान। सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य थे यहाँ पर एम.एन. निजलिंगप्पा, के कामराज, मोरारजी देसाई, एस.के. पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष और के.बी. सहाय। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ये सिंडिकेट समूह क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। जब 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है, जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था, यह कहकर कि वो अनुशासन का पालन नहीं कर रही हैं, तो कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया था 1969 में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, जो कांग्रेस ओ थी यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो कांग्रेस ओ थी वो पुरानी वाली कांग्रेस थी और इसी को सिंडिकेट ग्रुप भी कहा जाता था। सिंडिकेट ग्रुप भी इसी को कहा जाता था। और कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी वाला ग्रुप था। तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडियन पॉलिटी एज बीइंग स्टेबल नॉट इन द सेंस ऑफ स्टेशनरी अनरिस्पॉन्सिव स्टेट बट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटेड मूवमेंट्स? माइनर वीनर, W.H. मॉरिस जोन्स, जेम्स मेनर या फिर अतुल कोहली। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से बताइए। हिंदी में प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा? माइनर वीनर ने, W.H. मॉरिस जोन्स ने, जेम्स मेनर ने या फिर अतुल कोहली ने। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से लिखिए आप लोग। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा W.H. मॉरिस जोन्स ने कहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर इन्होंने नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, हु हैज गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र? V.D. सावरकर, के.बी. हेडगेवार, B.S. मुंजे या फिर M.S. गोलवलकर।
हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वी.डी. सावरकर का, के.बी. हेडगेवार का, बी.एस. मुंजे का या फिर एम.एस. गोलवलकर का? तो हिंदू राष्ट्र का मूलतः विचार किसका है? वी.डी. सावरकर का। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इंडियन फेडरलिज्म? इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. It has a tendency of strong central government. It reflects the spirit of coming together federation. It has been referred to as quasi-federal system. तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए लाइव चैट में। हिंदी में प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है। यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है और इसे अर्धसंघीय प्रणाली कहा गया है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से आप लोग लिखेंगे, बताइए जल्दी से इसका आंसर। असत्य कौन सा है? जल्दी से आपको ये बताना है। कौन सा सत्य है? यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, ये गलत है। बाकी के स्टेटमेंट सही है कि यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है और इसे अर्धसंघीय प्रणाली कहा गया है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, इट्स रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, Who among the following was strongly opposed to the idea of पंचायती राज system in India? B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर महात्मा गांधी? तो आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर महात्मा गांधी? तो किसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया है भारत में? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद जुडिशियल एक्टिविज्म? 14, 18, 21 या फिर 25? तो जुडिशियल एक्टिविज्म से कौन सा आर्टिकल इनमें से जुड़ा हुआ है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? आर्टिकल 14, 18, 21 या 25? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? अनुच्छेद 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स राज्यसभा हैज गोट मोर पावर देन लोकसभा? रेटिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, creation of a new all India service, creation of legislation council in a state, alteration in the boundary of a state? जल्दी से आंसर कीजिए। हिंदी में प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करने में, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने में, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने में या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने में? तो किस संबंध में अधिक शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है? तो ये है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने में। जब भी आप लोग PYQ करते हैं तो उसे जितना आप लोग व्याख्या के साथ करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका सिलेबस भी कवर होगा। सिर्फ PYQ करने से कुछ नहीं होगा, तो उसके साथ उसकी व्याख्या को करना जरूरी है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं लोकसभा से। आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। Who gave the idea of New Northern Concert of Power (NNCP) to analyze the relevance of non-aligned movement in post-Cold War era? ये एक टफ क्वेश्चन है जो ज़्यादातर लोगों की गलती होते हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि पता नहीं होता है इस चीज़ के बारे में।
तो इसमें तुक्का ही लगेगा। तो बताइए क्या है इसके लिए राइट आंसर। MS राजन, SD मुनि, AP राणा या फिर मुचकुंद दुबे। हिंदी में देखिए, उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पावर NNCP का विचार दिया। MS राजन ने, SD मुनि ने, AP राणा ने या फिर मुचकुंद दुबे ने। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर। AP राणा ने द न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पावर का विचार दिया है, NNCP, द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, तो AP राणा ने ये दिया है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा तो वो जरूर देखिएगा। 25 क्वेश्चन हमने 2020 पेपर के आज किए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपना फीडबैक आप लोग शेयर करेंगे और बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आज आपने करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।